जो हम एजेंडा कवर करने जा रहे हैं, कल के क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते एक बृहद मौर्य साम्राज्य का गठन कर दिया था। मौर्य वंश के विषय में हमने जानकारी ली थी और मौर्य वंश का कार्यकाल आपने देखा था तकरीबन आपका 137 वर्ष महावंश के अनुसार ही कार्यकाल निर्धारण हुआ है। जो महावंश दीप वंश है, श्रीलंकाई ग्रंथ है, श्रीलंका में आपका कंपाइल हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग 137 वर्ष माना है। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में मगध के गद्दी पर बैठते हैं। 322 ईसा पूर्व में इनके राज्याभिषेक का चर्चा मिलता है और इसी प्रकार से आपका 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाता है। सिकंदर के जीता हुआ भूभाग को दोबारा से प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में जो होते हैं सिल्वस निकेटर, इनके सेनापति वापस भारत के उन भागों पे जो से सिकंदर ने जीत लिया था उन पे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनको युद्ध में हराते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानियों से उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को मुक्त करवाया था और इसी प्रकार से इस युद्ध में जीत के तत्पश्चात हेलेना नामक, उन्हें एक्चुअली अब हेलेना भी कई जगह नाम लिखा हुआ है तो आप वो मानिएगा, उसके साथ साथ उनसे कार्नेलिया भी नाम लिखा हुआ मिलता है। हेलेना या कार्नेलिया से अपनी पुत्री से विवाह करवा दिया जाता है। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात 4 प्रांत दे दिए जाते हैं और इसी से साथ में ही एक राजदूत दिया जाता है जिसका नाम मेगास्थनीज रहता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिस इंडिका नामक पुस्तक से प्यारे बच्चों हमें पाटलिपुत्र की नगरीय प्रशासन और मौर्य समूह व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित माना है। आइडियली समाज को 4 श्रेणियों में विभाजित होने की वर्ण के आधार पर था, इन्होंने कर्म के आधार पर माना है। दार्शनिक, सैनिक, इस तरीके से अलग अलग तरीके से माना है ब्राह्मण इत्यादि को 7 श्रेणियों में। अब इसी प्रकार से यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकोटस और नाम और एंड्रोकोटस नाम के रूप में एरियन और प्लूटार्क ने जो वर्णन किया है, विलियम जोन्स ने बाद में बताया है कि ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि हमारे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा हिंदू कुश पर्वत से लेकर के लगभग आपका इधर यूनान के ईरान के पिछले हिस्से से लेकर के और आपका बंगाल तक, पूर्वी बंगाल तक अपना साम्राज्य बना लिया था और उधर कश्मीर से लेकर के आपका उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य रहते हैं। चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य को एक कुशन कबीले से उठा करके और वहां से सैन्य शक्ति संचालित करने का प्रेरणा देते हैं और घनानंद के त्रास से मगध की जनता को मुक्त करवाते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हमें गिरनार अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से साक्ष्य भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आपका वहां पे सब उपसभापति बोले, राज्यपाल बोले, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोले, वो वहां पे एक प्रकार का विशेष सुदर्शन झील का निर्माण कराने का आपको साक्ष्य मिलता है। उसके बाद यहाँ से हम लास्ट में आ गए थे कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले जाते हैं। कर्नाटका में श्रवण बेलगोला नामक जगह में, श्रवणा में वो संलेखन विधि से, यानी संलेखन विधि होता है जैन परंपरा में जिसमें आप भूखे रह करके अपना शरीर त्याग कर देते हो। इस विधि से उन्होंने संलेखन विधि से अपना शरीर त्याग कर दिया था। भद्रबाहु को नाम याद रखना है। उसके बाद आते हैं 298 बीसी में ही बिंदुसार। आप याद रखिएगा, ये बिंबिसार नहीं है बल्कि मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदुसार है। बिंदुसार को देखिएगा वायु पुराण में ज्यादातर मौर्य वंश की वंशावली का हमें चर्चा मिलता है। वायु पुराण के अंदर बिंदुसार को भद्रसार बोला गया है और जैन साहित्य में सिंहसेन बोला गया है और यूनानी लेखक इनको अमित्रोकेट्स बोलते हैं, यानी अमित्र घात बोला जाता है इनको। अब यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि ये जैन संप्रदाय के अंदर का जो एक धड़ा था, आजीवक संप्रदाय, जिसका संस्थापक मोगलीपुत्र थे आपका, तो आजीवक संप्रदाय के ये
अनुयायी होते हैं। बिंदुसार जो होते हैं, बिंदुसार के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस डायमेकस नाम के राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। अब सीरिया के राजा से इन्होंने मदिरा और अंजीर और एक दार्शनिक का डिमांड किया था। दार्शनिक का डिमांड ठुकरा दिया जाता है। मिस्र के राजा टॉलमी, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसिस नामक राजदूत भी, एक डायमाइकस और एक डायनोसियस, दोनों राजदूत आए थे बिंदुसार दरबार में। बिंदुसार मौर्य शासक, याद रखिएगा अच्छे तरीके से, प्रशासन के क्षेत्र में ज्यादा कोई काम था नहीं, लेकिन दिव्य वादन के अनुसार बात अगर करें तो अपना जो बिंदुसार थे वो अवंती के उपराजा के रूप में अशोक को भेजते हैं। अशोक ने उस विद्रोह का दमन किया था। दूसरी बार जब विद्रोह होता है तो सुसीम को भेजा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में खल्लातक आ जाते हैं। एक बेहद मंत्री परिषद इन्होंने डेवलप कर लिया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा डेवलप मंत्री परिषद जो था वो बिंदुसार का रहा था। अब हम बात करते हैं बिंदुसार से आगे निकल के कुछ फोकस एरिया है चाणक्य का। तो चाणक्य के बारे में दोस्त आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य का प्राचीन वास्तविक नाम जो था मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप बिंदुसार तक का जो हमने आपको एक बार रिकैप कराया उस पूरे रिकैप से सहमत है? आपको याद आ गया? याद करवाना ही हमारा उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। तो ये कल का क्लास का याद करवाने का तरीका था। साइंस ये ठीक रहेगा, साइंस पहले कर दीजिए, साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। देखता हूं क्लासरूम और कैमरा का सेटिंग्स भी देखना होता है। बाकी भी हमारी क्लासेस जब धीरे धीरे फ्लो में आ रही हैं, इस टाइम टेबल को एक बार के लिए तो लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बाद में इसमें कोई सुधार का विषय तो बनेगा तो जरूर हम इसमें करेंगे। आपका जो मनीष या रस को हम स्वीकृत करते हैं। तो ठीक है, ये जो हमने आपको बताया, ये तो कल जो हमने पीछे आपको पढ़ाया था वो अभी थोड़ा सा हम स्पेशली फोकस कर लेते हैं अशोक पे आने से पहले चाणक्य के बारे में। चाणक्य प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में चाणक्य को लेकर के ये बातें होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि चाणक्य जो है आपका, चाणक्य का नाम रहा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका नाम था, कौटिल्य भी इनका नाम दिया गया, विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम दिया गया। और चाणक्य तक्षशिला के में यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। तक्षशिला से शिक्षा केंद्र से स्नातक किए और वहीं आचार्य बन जाते हैं, परंतु जीवन का अधिकांश समय वो मगध के राजनीतिक गलियारों में बिताते हैं। एक बार मगध के राजा का वर्णन मिलता है कि घनानंद के दरबार में ये जाते हैं जहां उन्हें तिरस्कृत किया जाता है, अनादर होता है, और चाणक्य को वहां से अपमानित करके भगा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने नंद वंश के समूल नाश का शपथ लेते हैं। और इसी दरमियान उन्हें क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति से उनका मुलाकात होता है। वो 1000 कशार्पण जो कि मुद्रा होता है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदते हैं। ये सारा वर्णन है। जैन ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद जब बिंदु सिंहासन पे बैठा था तो भी उनके प्रधानमंत्री जो रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रधानमंत्री रहे थे उनके चाणक्य ही रहे थे। और बिंदुसार के आखिरी समय में जो प्रधानमंत्री रहे थे वो खल्लाटक रहे थे। और खल्लाटक के बाद आपका वर्णन आएगा राधागुप्त का। राधागुप्त के ही मदद से कहा जाता है प्रधानमंत्री रहते हैं आपका अशोक जो विद्रोह सुसीम के खिलाफ, सुसीम को ही बिंदुसार उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर देते हैं। यानी कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी सुसीम होते हैं, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बेटा। लेकिन एक्चुअली इस बात से नाराज होकर के उस समय वो अवंती के ही राज्यपाल के रूप में काम कर रहे होते हैं, वहां से स्वयं को राजा घोषित करते हैं राधागुप्त के मदद से। और एक घटना होता है आपका देखेंगे तो 270 ईसा पूर्व का, लेकिन 272 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व लगभग 3 से 4 साल का समय लग जाता है अशोक की अगर मैं बात करूं तो। अशोक अपने पिता के मृत्यु के तत्पश्चात जब सुसीम को राजा घोषित कर दिया जाता है, बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो वहां पे अशोक विद्रोह करता है। और विद्रोह करके राधागुप्त के मदद से जो प्रधानमंत्री होते हैं स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित करता। और 269 में जाकर के फाइनली 269 बीसी में वो मगध का वो विजिट करके और स्वयं को राजा घोषित कर देता है। कंफर्म कर लीजिए इस चीज को। तो वो मगध को राजा घोषित कर देता है, एकदम क्लियर है ये बात।
अब यहाँ से अगर हम आगे निकलेंगे तो पहले तो हम चाणक्य पढ़ रहे थे, तो एक दो पॉइंट आपको आज बता दूं चाणक्य के विषय में कि चाणक्य की पहचान हमें अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में होता है, और कोई इकोनॉमिक्स का किताब नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र जो होता है वो आपका मौर्य कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है, जिसे आपका मौर्य वंशीय प्रशासन का हम विकिपीडिया कहते हैं। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली बोला जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली बोला जाता है। अब चाणक्य से जुड़ा हुआ ज्यादा प्रश्न तो आपको यहीं पे बनता है कि चाणक्य का पुराना नाम क्या था, चाणक्य किस जगह से बिलोंग करते थे, चाणक्य किसके दरबार में मगध में गए थे, चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मूल ग्रंथ जो उनका था वो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, जो राजनीतिक व्यवस्था पर लिखी गई ग्रंथ थी। और अर्थशास्त्र में क्या है, तो 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। ये चर्चा आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो आपका उत्तर आएगा 15, और कितने प्रकरण हैं, तो उत्तर आएगा 180। 15 वाला आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो अब हम बात अशोक का शुरू कर लें। तो अशोक का चर्चा अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही बिंदुसार का मृत्यु होता है, तो बिंदुसार के मृत्यु के तत्पश्चात उसका बड़ा बेटा 272 ईसा पूर्व में, बीसी लिखता हूं तो ईसा पूर्व होता है, यानी ईस्वी से 272 वर्ष पहले, 272 ईसा पूर्व में क्या होता है, तो 272 बीसी में मेरे प्यारे बच्चों होता है बिंदुसार का मृत्यु। यहाँ होता है बिंदुसार का मृत्यु, 272 बीसी में होता है बिंदुसार का। बिंदुसार के मृत्यु के बाद क्या होता है, समझिएगा, बड़ा आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिंदुसार के मृत्यु के बाद बिंदुसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस बात से नाराज होकर के, यानी कि व्यथित होकर के, क्योंकि उसका उस समय ऐसा उम्मीद था कि हमें उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तो वो विद्रोह करता है, और उस विद्रोह में राधा गुप्त उसका मदद करता है, और वो मगध को जीतने का प्रयास में 269 बीसी में मगध को विजित कर लेता है, जीत लेता है, और 269 ईस्वी में सम्राट बना, और मौर्य वंश का महानतम शासक के रूप में हुआ, वो आगे हम देखेंगे। और आपका बिंदुसार के मंत्री राधा गुप्त के द्वारा इससे मदद पहुंचाया जाता है। हालांकि उत्तराधिकारी संघर्ष का कोई विशेष प्रमाण हमें कहीं मिलता नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि उसने अपने 99 भाइयों का हत्या किया। लेकिन हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण इसे एक लोक आपका दंत कथा जैसा ही मान्यता रह गया है, इसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान नहीं किया जाता है। अब अशोक ने जो अपने अभिलेखों में अपना राज्याभिषेक का जो तिथि निर्धारण रखा है वो 269 बीसी ही रखा है, तो आप यही मानिएगा कि अशोक का राज्यारोहण कब हुआ था मगध पे, तो तारीख आपका 269 बीसी आपको दिमाग में रखना होगा। और अब यहीं से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, तो ये देखेंगे कि जैसे कि आपने सुना होगा कि 100 भाइयों को मारने वाला अशोक रहा, तो लेकिन एक्चुअली क्या है कि भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त किया, राजगद्दी को लेकर संघर्ष किया। ये बात सच है कि राजगद्दी को लेकर संघर्ष का प्रमाण मिलता है कि सुसीम को घोषित, लेकिन 100 भाई थे भी या नहीं थे, इसको लेकर के आपको सिंहल अनुश्रुति में ऐसा कहा गया है। सिंहल अनुश्रुति श्रीलंकाई ग्रंथ है, और अनुश्रुति तो सुनी हुई बातों पे ही होता है, तो सिंहल अनुश्रुति में ये पूछ लिया जाता है कई बार, सिंहल अनुश्रुति में 99 भाइयों की हत्या की बातें हैं। थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगता है, इसलिए इसको ऐतिहासिक मान्यता ज्यादा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंहल अनुश्रुति में अशोक किस साहित्यिक स्रोत में ऐसा वर्णन है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या। अब धीरे धीरे करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम शुरू है, और वो होगा कलिंग युद्ध। तो अशोक ने अभिलेख वगैरह अपने आप में पूरा अलग ही चैप्टर है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि महाबोधि वंश वगैरह लिखता है कि मतलब, और लामा तारानाथ भी लिखते हैं कि अशोक बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध ही अपना साम्राज्य के संभालता है, राजगद्दी प्राप्त करता है। अब यहाँ से जो उनके चर्चा मिलता है नाम का, वो नाम का चर्चा आप कहीं कहीं नाम इनका मिलता है अशोक वर्धन।
कहीं ना है देव नाम पियादसी, कहीं आपका नाम मिलता है सम्राट। इसमें मगध का सम्राट घोषित करने की बात आती है। तो कहां कहां से क्या मिलता है? तो पुराणों में जनरली इसका नाम जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, पुराण जो है, तो पुराणों में इसका नाम रहता है अशोक वर्धन। देव नाम पियादसी जो इसका नाम रहता है, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से भी और इस तरीके से भी। तो देव नाम पियादसी जो नाम है वो अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। कई ज्यादातर अभिलेखों में स्वयं को देवनाम पियादसी के नाम से घोषित करता है। सम्राट खुद को घोषित करता है वो मास्की और गुर्जरा में उसका नाम अशोक रहा है, और वहां आपको अशोक नाम जो रहा है ऐसे लिख लीजिएगा, सम्राट अशोक अलग रहा है और अशोक अलग रहा है, 4 लगाइएगा। यहाँ पे गलती करते हैं कई बच्चे, आप भी करेंगे। मास्की एवं गुर्जरा जो अभिलेख है मेरे प्यारे बच्चों ये, और भ्राबु का स्तंभलेख अभिलेख जो है आपका। अगर मेरे दोस्त आपसे सवाल पूछे कि अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट किसमें घोषित किया है, तो उत्तर कर दीजिएगा भाब्रू का अभिलेख। और अगर आपसे सवाल पूछे कि देवनाम पियादसी कहाँ बोला है खुद को, तो अभिलेखों में जो 14 आपका बृहद है, लघु लेख है, शिला लेख है, गुफा लेख है, उस सब पे हम वर्णन करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। देवनाम पियादसी नाम आपका अभिलेखों में रहा है, पुराणों में नाम अशोक वर्धन रहा है, और जिस समय राजगद्दी पे वे बैठा था, ये अवंती यानी उज्जैनी के अंदर उपराज्यपाल के रूप में सम्राट का, ये बिंदुसार मगध सम्राट का सहयोग कर रहा था शासन संचालित करने में। अब अशोक के पिता का नाम क्या हो? बिंदुसार। और माता का नाम की अगर चर्चा करें तो शुभद्रांगी नाम आता है। अशोक की माता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो शुभद्रांगी, यानी कि इनकी माता जो रहती हैं वो रहती हैं शुभ। ये अंग प्रदेश के ब्राह्मण कुल की हैं। और पिता जो रहते हैं आपको क्लियर है, पिता बिंदुसार जो मगध के सम्राट होते हैं। कभी कभी घुमा के कुछ नया ट्राई करेंगे तो यही सब क्वेश्चन आपको दिया जाता है। अब आता है कि अशोक की पत्नियों के बारे में चर्चा। तो तीवर, कारू, तिसरक्षिता, इन लोगों का नाम मिलता है। बल्बे वादन की बात करो तो उसकी एक पत्नी तिसरक्षित रहती हैं, और कारुबाकी का नाम। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रहता है इसके अंदर, पत्नी का चर्चा अगर हो तो अशोक की एक मात्र पत्नी, कई पत्नियां थी जिनकी चर्चा अभिलेखों में है, तो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों कारुबाकी। अशोका अगर आपने देखा होगा, उस शाहरुख खान वाली मूवी देखा होगा, कारुबाकी का नाम का वर्णन मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सिंहल अनुश्रुतियों के दिव्यावादन के अनुसार अशोक के बारे में दिव्यावादन ग्रंथ जो है उससे भी बहुत जानकारियां मिलती है। दिव्यावादन में उसकी एक पत्नी का नाम तिसरक्षित भी मिलता है, लेकिन उसके लेख में जो ज्यादातर आपका था है उसकी पत्नी के नाम का चर्चा रहा है, वो रहा है आपका कारुबाकी का। तो मैं थोड़ा आराम से आपको कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूं, चीजों को याद कराते हुए। उम्मीद करते हैं कि आप सब कवर कर रहे होंगे। धीरे धीरे वहां तक पहुंचने से पहले जहां आप पहुंचना चाहते हैं तक पहुंचने से पहले हम 100% चाहते हैं कि फैक्ट्स आपको याद होने लग जाए। और हमारे कुछ ऑफलाइन बैच के बच्चों ने कहा था कि सर ऑनलाइन में, हाँ धीरे धीरे ही चल रहा हूं। खल्लाटक
चाणक्य के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री खल्ला तक जानिएगा। बिल्कुल बहुत धीरे चल रहे हैं, आपका पीछे का कनेक्टिविटी कहीं छूटता है। बिल्कुल हमने शुरू के 5 मिनट जो लगातार स्पीच दिए उसमें हमने पीछे की क्लासेस का वर्णन किया है ना, और अभी हमने इतना सा पढ़ाई मात्र किया है कि अशोक जो है आपका 272 ईसा पूर्व में, 200 कहीं 73 में मिलेगा, कहीं 72 में मिलेगा, अपने पिता बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात जब उन्होंने उस बिदुसीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तो वहां विद्रोह करता है। उस समय वो अवंती का उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 269 ईसा पूर्व में वो मगध को जीत लेता है। मगध को जीतने के बाद वो स्वयं को मगध का सम्राट घोषित कर देता है। राजा गुप्त इस प्रोसेस में उसका सहायता करता है और 269 ईसा पूर्व में ही उस अभिलेखों में उसके शासनकाल की गणना होती है। बहुत इसे चंड अशोक बोला गया है, पुराणों में अशोक वर्धन बोला गया है, अभिलेखों में देवनाम पियादसी बोला गया है, मास्की एवं गुर्जरा में उसका नाम अशोक रखा है और सम्राट खुद को ब्राह्मू के अभिलेख में उसने बोला है। अब बात करें अशोक के अवलोकन में, उसकी एक और केवल एक पत्नी हुआ है कारुबाकी, जो आपका तीवर की माता रही हैं। अशोक का पहला विवाह शाक्य जाति के कुल में महादेवी से हुआ था। अब यहाँ पे अशोक की जो पत्नियों का नाम बताएं तो कम से कम 3 पत्नी का चर्चा अलग अलग ग्रंथों से मिलता है। एक तो महादेवी का चर्चा मिलता है बौद्ध ग्रंथ में, अभिलेखों में कारुबाकी का चर्चा मिलता है और एक और पत्नी का चर्चा मिलता है तिष्यरक्षिता। दिव्यावादन के अनुसार उसकी पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है के अनुसार, तो नाम होगा तिष्य रक्षिता। अगर अभिलेखों को साक्ष्य लिया जाए तो नाम आता है कारुवाकी। और अगर हम बौद्ध महाग्रंथ महावंश की भी अगर बात माने तो ये आता है कि शाक्य कुल की महादेवी से इसका प्रथम विवाह हुआ था। शाक्य कुल की कन्या महादेवी से अशोक का प्रथम विवाह हुआ था। तो 3 पत्नियों का आपका उल्लेख मिलता है। आपसे उज्ज्वली ये पूछेंगे के अनुसार उसकी पत्नी का नाम क्या था, तो आप यही करेंगे। अशोक अपने शासन काल के 8वें वर्ष में एक बहुमूल्य मगध साम्राज्य के लिए भी और पूरे इतिहास के लिए भी बहुमूल्य इसलिए रहा, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है कि कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है। कैसे ध्यान रखना है, तो कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है। कलिंग युद्ध का चर्चा का तारीख क्या, तो 8 साल 269 में 8 साल और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 261 बीसी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का चर्चा मिलता है और कलिंग युद्ध के साथ साथ कलिंग विजय का चर्चा मिलता है। वो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। बहुत भीषण युद्ध होता है, 1.5 लाख लोगों के मारे जाने का और उससे अधिक लोग का वहां से बंधक बना के लाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन अभी हम अशोक पे थोड़ा सा दृष्टि डाल रहे हैं, तो हमें दृष्टि डालना चाहिए कि अशोक के नाम के संबंध में, अशोक के पत्नियों के संबंध में। तो अशोक के पुत्र और पुत्री का भी जो वर्णन मिलता है उसे भी हम समझ लेंगे। 4 पुत्रों का वर्णन मिलता है। अशोक के 4 पुत्र का वर्णन मिलता है और मेरे प्यारे बच्चों अशोक के 2 पुत्री का भी वर्णन मिलता है। दोनों ही आपके लिए महत्व है। तो पुत्रों में तो आपको मेरे प्यारे बच्चों एकदम याद रखना चाहिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। आगे भी जब मैं बौद्ध धर्म का अशोक का प्रचार का घटनाक्रम जब आपसे शेयर करूंगा तो वहां पे कुछ नाम आएगा, उसमें ये रहेगा। और अभी यहाँ पे भी चर्चा कर दे रहा हूं, महेंद्र का नाम आएगा, कुणाल उत्तराधिकारी के रूप में नाम आएगा, तीवर तिष्यरक्षित के पुत्र के रूप में, और जालौक, सबका अपना अपना पहचान है। पुत्र के रूप में महेंद्र, इसके बाद नाम आएगा आपका कुणाल, फिर नाम आएगा तीवर और जालौक। पुत्री के रूप में नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों
संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा का जो नाम रहता है ज्यादातर वो रहता है मेरे प्यारे बच्चों के इस फॉर्मेट में, तो ये आता है बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में, कि बौद्ध धर्म के प्रचार के तौर पर इन दोनों को भेजा जाता है। आपको कहा तो भेजा जाता है इनको श्रीलंका की तरफ। ये आपका इसमें ध्यान होना चाहिए, संघमित्रा और महेंद्र को। कुल मिलाकर के अगर हम चर्चा करें तो 4 पुत्र और 2 पुत्री का चर्चा अशोक के काल में हमें साहित्यिक स्रोतों से भी और अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो जाता है ना। महेंद्र और संघमित्रा बौद्ध के प्रचार में जाते हैं। 2 पुत्री होती हैं संघमित्रा और रुमति। अच्छा, लिखा नहीं। तो ये पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। ये आपका बौद्ध धर्म के प्रचार, ये आपका तिष्य रक्षित के पुत्र के रूप में जालौक का चर्चा सिर्फ आपका बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। संघमित्रा जाती हैं आपका उसमें बौद्ध धर्म के प्रचार में। चारुमती जो रहती है कारुबाकी के पुत्री के रूप में, कारुबाकी की पुत्र के रूप में तीव्र का नाम आता है। तिष्यरक्षित उनकी पत्नी रहती हैं। तो ये इसलिए चीजें आपको करा रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ नया अगर पूछेंगे, ट्राई करेंगे, तो अशोक के विषय में ये सब कुछ आपको पढ़ने क्वेश्चनों में देखने को मिल सकता है। अब मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि सर धीरे धीरे सर ऊपर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे बोलिए। बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं आज तो, वैसे ही। 261 बीसी के अंदर कलिंग युद्ध होता है। कलिंग की राजधानी कल आपको बताया था तोसली रहता है। कलिंग को जीत लेने के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और कहा जाता है खुद को भेरी घोष के नीति से धर्म घोष के नीति में वो बदल देता है और 260 बीसी में पूर्ण रूप से अपने आप को बौद्ध धर्म में वो समर्पित कर देता है। तारीख तो नहीं, लेकिन काल जरूर याद रखिएगा कि उसके बाद बौद्ध धर्म जो अपनाने का जो आपका वो रहता है, इसमें जो कार्डियल पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहता है कि 261 बीसी के अंदर आपका कलिंग का युद्ध होता है। उसके कलिंग के युद्ध के ठीक तत्पश्चात क्या होता है, 260 ईस्वी में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। अब इसमें कई सारा चर्चा मिलता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में 7 वर्षीय बालक निग्रोध ने दीक्षित किया था और वो बौद्ध धर्म अपनाता है। उसमें आपका श्रेय जाता है उपगुप्त को। अब आपको यहाँ पे ये जो चर्चा है दीप वंश और महावंश से प्राप्त होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 9 वर्ष के बालक, बड़ा अपने आप में अच्छा है सोचने के लिए कि एक 9 वर्षीय बालक रहता है, क्या नाम रहता है, निग्रोध। 9 वर्षीय बालक निग्रोध से इतना बड़ा सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है। ये प्रेरणा वो लेता है, इसके लिए इसे दीक्षित करने का श्रेय जो जाता है उपगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके प्रेरणा से अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकारता है, तो आपका उत्तर निग्रोध नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए उपगुप्त। परंतु अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि आपको अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो आपका उत्तर होना चाहिए निग्रोध। क्लियर है? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कब किया जाता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर करेंगे अलग अलग चीजों से, अलग अलग फैक्ट निकल के आता है। तो देखिए, अशोक अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, शासन काल उसका हम माने कब,
269, तो 10 वर्ष बीत जाएगा तो आएगा 259, 259। अशोक जो है दिव्यवादन के अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है उपगुप्त को जाता है। और सिंहल अनुश्रुति, महावंश, दीपवंश, ये सारे श्रीलंकाई ग्रंथ है मेरे प्यारे बच्चों। अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर वो आपका मोगली पुत्तिश के 3 नाम का आपका चर्चा आएगा। तीनों का आपका वर्णन कर देता हूं क्योंकि बौद्ध धर्म में हम इंटर कर रहे हैं। पहला चर्चा आएगा आपका निग्रोध, फिर आएगा उपगुप्त, फिर आएगा मोगली पुत्तिश। अगर दीक्षित करने की बात हो कि बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किसने किया तो चर्चा करेंगे आप निग्रोध। अगर आपको हो कि किसके प्रेरणा से दीक्षित हुए, किसने कन्विंस किया, तो उत्तर करिएगा उपगुप्त। और दीक्षा प्राप्ति के बाद वो किस के प्रभाव में पूर्णतः बौद्ध बनते हैं, तो पूर्णतः बौद्ध बनने के लिए जो प्रभाव रहा है पूर्णतः का साथी हमेशा रहा था मोगली पुत्तिश। मोगली पुत्तिश ही वो व्यक्ति है मेरे प्यारे दोस्तों जिसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 251 बीसी में तृतीय बौद्ध संगति होता है। तो तृतीय बौद्ध संगति बौद्ध संगति 269 में शासन संभालना और 18वें वर्ष में वो तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्तिश की अध्यक्षता में करवाता है, जिसका जो प्लेस ऑफ द कंजोर्डियम रहता है वो पाटलिपुत्र रहता है। संगति का जो स्थल होता है, संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्तिश ने किया था और इस संगति में अधीम पिटक का संकलन हो जाता है। प्रथम में सूत पिटक, विनय पिटक, तृतीय में अधीम पिटक। अशोक के समय में 251 बीसी में पाटलिपुत्र में बार बार इन चीजों का वर्णन आएगा, वो आपको समझ में आएगा। अशोक ने जो बौद्ध धर्म का अपना डेफिनेशन थोड़ा सा बदल के लिया, वो बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सूत से लिया गया है। पूछा जाता है कई बार कि जो बौद्ध का जो परिभाषा अशोक ने धम्म की जो नीति का जो प्रचार किया, गठन किया और उत्पत्ति कह सकता हूं किया, वो उत्पत्ति का सार क्या था, केंद्र क्या था, स्रोत क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर कहिएगा राहुलोवाद सूत। तो आपको 3 नाम याद रखना चाहिए, निग्रोध, उपगुप्त और मोगली पुत्तिश। आपको 251 और 260। अब कहीं कहीं ये वर्णन मिलता है और खास करके ये वर्णन आपका सिंहल अनुश्रुति, दीपवंश, महावंश यानी कि इन ग्रंथों में मिलता है कि अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु से दीक्षा लिया था और मोगली पुत्तिश के प्रभाव में पूर्णतः बौद्ध बना था। तो अब अगर 14वें वर्ष में लिया है तो तारीख क्या बनेगा? 269 माइनस 14, 555। 255 बीसी में ये पूर्णतः बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। 260 बीसी में ही ये बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव प्रदर्शित करने लग जाता है। इन तारीखों में ये 14 वर्ष वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति नजर आता है। कितना ज्यादा टाइम क्यों लिया? तो आप कई सारे इतिहासकार इस पे एकमत हैं कि वो बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था, बट जो होता है टेक्निकलिटीज जो होता है, एक दीक्षा का जो प्रोसेस होता है वो वास्तव में 255 बीसी में ही पूरा हुआ होगा। और देखिए तो अगर यहां से कंसेप्चुअलाइज करेंगे तो 269 बीसी में उसका राज्यारोहण होता है, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है, 260 बीसी में वो युद्ध नीति भेरी घोष त्याग देता है, 255 बीसी में वो फाइनली क्या करता है, यहां से 259 बीसी में देखिएगा, 259 बीसी में वो बोध गया की यात्रा करता है। वो बोध गया की यात्रा करता है। ध्यान ये रखिएगा, आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है
कि बोध गया की यात्रा वो कब करता है, तो अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम वो बोध गया की यात्रा करता है, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है, और यही लुम्बिनी की यात्रा में जाके आपका रुबंदेही अभिलेख से प्राप्त होता है कि वहां पे लुम्बिनी के स्थान को वो करों से मुक्त कर देता है। तो आपका 255 ईस्वी बीसी में क्या करता है, दीक्षित होता है बौद्ध धर्म में, और आपका फिर यहां से क्या हो जाता है, 251 बीसी में मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, तो तीसरे बौद्ध संगति होता है, और फिर आपका यहां से 249 बीसी में क्या करता है, तो वो जाता है लुम्बिनी नामक जगह जाता है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी जाता है यानी यात्रा करता है। यानी कि ये आपका अशोक का बुद्ध धर्म के प्रति झुकाव का क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी समझना हिस्ट्री समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि घटनाएं कैसे घटित हुई, कैसे डेवलप हुई। उम्मीद करते हैं आप इस पूरे घटना के डेवलपमेंट्स को समझ पा रहे होंगे। 269 बीसी में कोरोनेशन राज्यारोहण होता है, 261 बीसी में वो कलिंग युद्ध, 260 बीसी में बुद्ध धर्म की तरफ वो झुक जाता है, 259 बीसी में बोध गया की यात्रा अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में करता है, 249 बीसी में लुम्बिनी की यात्रा शासनकाल के 20वें वर्ष में करता है, 255 बीसी में वो निग्रोध के द्वारा दीक्षित हो जाता है, और 251 बीसी में जो रहता है बौद्ध संगति होता है। तो ये क्रोनोलॉजी है और ये सारे आंकड़े बिल्कुल वेरीफाइड हैं, और अशोक को समझने के लिए और अशोक कैसे धर्म नीति की तरफ प्रवेश करता है, इन चीजों के लिए आपको जरूरी भी है, जानना चाहिए ये सारी बातें। अब आपको यहाँ पे चर्चा ये भी मिले, शिलालेख वाला सारा चीज हम भी यहाँ पे ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ये चीजें आपको हम अलग से शिलालेख वगैरह में क्या मिला और बाकी लघु लेख, स्तंभ लेख वगैरह जो सारी चीजें रही, वो अपने आप में एक अलग क्लास का विषय वस्तु है। पूरे एक क्लास लगेंगे इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में, परंतु हम यहाँ से मोटा मोटी तौर पे जो चीजें देख रहे हैं वो आपको हम अभी तक समझा पाए। अशोक का एक फैमिली ओवरव्यू हमने दिया, फिर अशोक का आपका बुद्ध धर्म की तरफ झुकाव का ओवरव्यू दिया, यही दिया ना। फिर से अगर मैं आपको कह दूं तो आपको हमने अभी तक मात्र यही समझाया, इससे धीमा तो क्या लेके चलूंगा कि 273 या 72 कह लो ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सुसीम को राजा घोषित करने के तत्पश्चात अवंती के उपराज्यपाल अशोक ने विद्रोह किया और 4 वर्ष लग गए उसको मगध साम्राज्य बनने में। इस पूरे प्रोसेस में आपको सिंहल अनुसूत्रियों के अनुसार वो 99 भाइयों का हत्या करता है, लेकिन बाकी जगह इसका चर्चा नहीं मिलता है। अनुश्रुति मतलब सुनी सुनाई बातें, इस पे ऐतिहासिक साक्ष्य न होने से इसकी स्वीकारोक्ति नहीं है। राधा गुप्त की मदद से वो 269 ईस्वी में राज्यारोहण करवाता है। अशोक को मगध का राज्याभिषेक 269 बीसी में ही होता है और उसके अभिलेखों में भी इसी साल से उसका राज की गणना की जाती है। उसकी एक पत्नी का चर्चा अभिलेखों में मिलता है, उसकी एक पत्नी का चर्चा जो मिलता है वो महावंश में मिलता है दिव्यावादन के अनुसार। अभिलेखों वाला सवाल पूछा जाता है, कारूबागी का नाम आता है, और अशोक का प्रथम विवाह के बाद बोले तो ब्राह्मण कुल की पुत्री महादेवी शाक्य कुल में होता है, और अन्य पत्नी तिरक्षित का भी उल्लेख मिलता है, आपको बता ही दिया। अशोक का पुराणों में नाम अशोक वर्धन रहता है। अब आपका यहाँ पे आपको बता ही दिया है कि मास्की और गुर्जरा में अपना नाम अशोक बताता है, वो मास्की में इसको बुद्ध शाक्य भी बोला गया है, ध्यान रखिएगा। मास्की के अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य भी बोला गया है, ये भी आपका कई बार पूछा जा सकता है। जेम्स प्रिंसेस जो थे वो व्यक्ति इसकी लिपि को पहली बार पढ़ते थे और उसे मगध का राजा अशोक से रिलेट किया था, वहीं से अशोक के बारे में हमें जरा जानकारियां मिलने शुरू हो जाती है। 261 ईस्वी पूर्व में ये कलिंग पे आक्रमण करता है, कलिंग की राजधानी तोसली होती है। अब किसी साक्ष्य में कलिंग के राजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख जरूर मिलता है, कुछ समय राजा कौन थे इसको लेकर के आपका बहुत स्पष्ट मत नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको करवा नहीं रहा हूं। अब कई जगह कहता है 260 ईस्वी में बौद्ध धर्म अपना लिया था, कई जगह कहता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दीक्षित बाद में हुआ था। निग्रोध नामक 9 वर्षीय बालक है, 7 वर्षीय बालक लिखा रहता है, आप उम्र इसमें क्या रखा है, अनुभव करिए कि वो बालक था। गुप्त नामक व्यक्ति होते हैं जो उसे ज्यादातर प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं बौद्ध धर्म के शिक्षा के विषय में, और बाद में मुगली पुत्तिश के संपर्क में आता है और मुगली पुत्तिश से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है
और फिर वो पूर्णतः बौद्ध धर्म के प्रति खुद को समर्पित कर देता है और 251 बीसी में इन्हीं के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति होता है। अब यहाँ के बाद सीधा चर्चा जाते हैं 8 जगहों से 14 बृहद शिलालेख की चर्चा पे। तो 8 जगहों से 14 जो बृहद शिलालेख प्राप्त होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा के साथ साथ धीरे धीरे हम प्रशासन वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। पहले तो अभिलेखीय साक्ष्य, अभी तक हम ज्यादातर सारा फोकस किस पे कर रहे थे? साहित्यिक साक्ष्य पे। अब हमारा ज्यादातर फोकस जो रहेगा वो पुरातात्विक साक्ष्यों पे रहेगा। तो पहले तो ये कह दूं कि अगर आप लोग सब तैयार हैं तो हम आज कवर करें, नहीं तो इसको नेक्स्ट पार्ट पे छोड़ देता हूं। मृत्युंजय, आदर्श, सुनील बिजारनिया, स्नेहा, कल्याणी, विपुल, कन्हैया, मनीष, सलमा, अनिल, अतुल, प्रियांशु, गौरव, प्रफुल्ल, रुकमा, उज्जवल, अर्चना। तो आप लोग बताएं कि अशोक का जो 14 बृहद शिलालेख पे चर्चा कर लिया जाए। 8 जगहों से शिलालेख प्राप्त हुई हैं, मानसेहरा, सरायकुना, है ना, धौली। तो इन जगहों का चर्चा कर लिया जाए, देख लिया जाए कि 8 शिलालेख जो बृहद शिलालेख 14 हैं वो 8 जगहों से कहां कहां से मिली हैं, उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, किन किन लिपियों में है, ब्राह्मी लिपि, अराइमक लिपि, खरोष्ठी लिपि, उन लिपियों का पैटर्न क्या है, कहां कहां से क्या मिला है। तो चाहे आप तो आज करें या आज के बाद भी कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, शायद आपके अंदर ऊर्जा की मुझे भी कमी दिख रही है और थोड़ा सा टॉपिक रिलेट भी नहीं कर हो जाएगा, घोच पोच हो जाएगा आपके लिए। देखिए अतुल, अशोक के अभिलेख में को लेकर के ना बाबू 2 बातें आती है। एक तो ये आता है कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले पढ़ा किसने, और एक आता है कि अशोक का अभिलेख के विषय में सबसे पहले जानकारी वास्तव में कहां से मिलता है। दोनों चीजें एकदम अलग है। अगर आप बात करें तो 1750 ईस्वी में अशोक स्तंभ का पता स्टीफेन थैलर नामक व्यक्ति ने चलाया था 1750 ईस्वी में। लेकिन बाबू ऐसा है कि अशोक के अभिलेख को अगर बात बोला जाए पढ़ने का तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में, ये 1837 1750, तो आपको समझ में आ गया। स्टीफेन थैलर नामक व्यक्ति को सबसे पहले 1850 ईस्वी में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता चलता है कि भैया अशोक स्तंभ है दिल्ली टोपरा वाला। लेकिन वास्तव में उसे सम्राट अशोक से रिलेट करके उसके लिपि में क्या क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिपि की खोज किस पुरातत्ववेत्ता ने किया, तो आपका उत्तर आएगा स्टीफेन थैलर ने। और सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो जाता है वो जाता है जेम्स प्रिंसेस। तो सवाल जैसा भी बने उसके अकॉर्डिंग उत्तर कर दीजिएगा। अर्चना कह रही है अभिलेख कल करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है विपुल। आज तो अच्छा समझ में आया होगा, हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे भी हाजिरी लगा दें, आज समझ में आया होगा। अच्छा, बहुत धीरे चला हूं विपुल, इससे ज्यादा धीरे तो क्या चलूंगा। आज हमने बस मुश्किल से कल का क्लास का रिवीजन कराया और 15-20 मिनट का छोटा सा एक लेक्चर जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स आपको दिया और बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव की तरफ आपका कहानी को टिल्ट किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के लिए जो छोटा सा एक लेक्चर था वो काफी था, समझ में आया होगा। कल हम अशोक के सारे 14 बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख इत्यादि को समझेंगे, जो लिपियां मिली है उनको समझेंगे, उनके स्थान को डिस्कस करेंगे। यस सर, अच्छे से समझ में आया। रुकमा कह रही है हाँ जी सर समझ में आ गया। और एक और पूछना है सर। बिल्कुल अतुल आनंद जी, आप पूछिए सवाल, क्वेश्चन लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। और किसी का कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए अतुल आनंद जी। हाँ जी, क्या है? अशोक के अभिलेख के आधार पर मौर्य का इतिहास किसने लिखा था? देखो, अशोक के अभिलेखों को अगर आधार मानते हुए देखा जाए तो अभी जो जितने भी मॉडर्न हिस्टोरियन हैं, प्रायः सारे मॉडर्न हिस्टोरियन जो हैं वो इसमें जेम्स प्रिंसेस ने जब इनके अभिलेख को पढ़ लिया तो उसके बाद यही प्रयास किया गया था कि अशोक के अभिलेखों को ही आधार मान करके, लेकिन इसमें प्रथम वर्ड होना चाहिए कि अशोक के अभिलेख को आधार मानकर इतिहास प्रथम बार लिखा किसने था? अभिलेख को आधार मानकर प्रथम बार इतिहास किसने लिखा था? है ना, आपका सवाल शायद यही होगा कि अशोक के अभिलेख को आधार मानकर पहली बार इतिहास किसने लिखा? है ना, यही क्वेश्चन था आपका तो आनंद जी। प्रथम बात देखिए, इसमें भी विवाद है अशोक के को लेकर के। कई जगह कहा जाता है कि इस प्रयास में कुछ इंडियन ऑथर भी थे, कुछ विदेशी ऑथर थे। अगर विदेशी ऑथरों का हम बात बोले तो अशोक के अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखने वाले में आप चर्चा में B.A. स्मिथ का भी नाम आ जाता है। कई जगह आपका इंडियन ऑथर का भी चर्चा मिलता है। तो प्रथम वर्ड ही होना चाहिए क्वेश्चन में। अशोक के अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति यही होना चाहिए। आप थोड़ा कंफर्म कर देते प्रश्न को तो हमारे लिए आसानी रहता। जेम्स प्रिंसेस के बाद जितने भी इतिहासकार रहे हैं इसके आधार पे लिखे हैं, लेकिन इसमें अशोक के इतिहास पे माना जाए कि आपका अशोक के इतिहास पर आधार के लिखने वाला, तो कुल मिलाकर के आपको हमें उत्तर के रूप में यही कहना चाहिए, ये अभिलेख के आधार पर मौर्य का इतिहास किसने लिखा। अब तो आपका इसका चर्चा V.A. स्मिथ के रूप में भी कर सकते हो। इन्होंने भी अशोक के इतिहास पे, किसने भी अशोक के अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखा है। एग्जैक्ट इसका उत्तर क्या होना चाहिए तो आई विल लेट यू कन्फर्म।